Thank you, ma'am, and thank you, Kalam IS, for having me here. So, I will first start by giving my introduction. This was my fourth attempt, and my option was sociology. And I am a working professional. I am currently working in a private company called EXL as a data science consultant. And this journey has been filled with ups and downs. I have failed in prelims also, mains also, and this was my first interview, and I succeeded with 290 rank. Today I will talk about how I approached this exam, what was my journey, what was my learnings, and if any of these things help you, then I will be more than grateful. Okay, so let's start. So, for the beginners who are just starting their preparation, first I think you can have a basic plan. How are you going to finish the whole UPSC syllabus and how you are going to prepare yourself for this exam. So, the first thing is syllabus, UPSC syllabus. There is a very detailed syllabus. आपको UPSC के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा. आप प्री और मेंस दोनों का सिलेबस हैंडी रखिए और मेंस का आप सिलेबस पूरा डिटेल में याद कर लीजिए. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इन सब में आपको यूपीएससी का सिलेबस गाइड करेगा. एंड अनदर थिंग इज यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो दीज टू आर योर गाइडिंग लाइट्स और ये आपको हमेशा अपने डेस्क पर और अपने साथ रखने हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज योर प्लान ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इन ईच एंड एवरी मंथ. सो सपोज अभी आप जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जुलाई से सितंबर तक एक मंथ पीरियड ले सकते हैं. आप इसमें क्या क्या कवर करेंगे, देन आप अक्टूबर से दिसंबर तक क्या करेंगे, एंड देन जैन से फेब, एंड देन मार्च टू मई. सो दिस कैन बी वन ऑफ द वे टू डिवाइड आप अपना सिलेबस कौन कौन सा कवर करेंगे. अब इसमें मैं बोलूँगी कि आप जब जुलाई से सितंबर तक कवर कर रहे हैं और अगर आपका ऑप्शनल भी डिसाइड नहीं है तो आप पहले अपना जीएस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए. जीएस 1 2 3 आप पढ़ के देखिए और जिस भी जीएस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आप उसको एज अ ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं. और अगर आपका ऑप्शन डिसाइडेड है तब भी आप अक्टूबर से दिसंबर वाले टाइम में अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं. लेकिन ये वाले टाइम पे जुलाई से सितंबर आप जीएस 1 2 3 पे फोकस कीजिए और न्यूज़पेपर पर फोकस कीजिए. देन आप ऑप्शनल एंड जीएस 4 को आप ले सकते हैं. इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा होता है ऑप्शनल में जिसमें आपको जीएस की नॉलेज भी हेल्प करती है और इंटरलिंकेजेस में भी आप कर पाएंगे न्यूज़पेपर के साथ अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी. एंड देन आप जैन टू फैब में आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं और इस वाले पीरियड में आप नोट्स भी बना सकते हैं जीएस के. मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि हम नोट्स मैंने कैसे बनाए थे. फिर आप आंसर राइटिंग में फोकस कर सकते हैं जैन टू फैब. एंड आप सेकेंड रीडिंग कर सकते हो, आपने अभी तक जो भी किया है पढ़ा है आपने इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं. एंड फिर मार्च ऑनवर्ड्स आप प्री ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए. आप प्री के टेस्ट और प्री रिलेटेड जो भी आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको एनालाइज करते हुए आप इस वाले पीरियड में अपने प्री पर पूरा फोकस कर सकते हैं. एंड सी सेट ऑल्सो, बिकॉज सी सेट इज बिकमिंग वेरी ट्रिकी. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि आपको कैसे इस पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस को बिगिन करना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ लाइक हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर कंटेंट. सो अब आपके पास आपका प्लान रेडी है. अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका सोर्स क्या होगा. अब उसमें सोर्स में आप कई सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं और आप अपने फ्रेंड से भी पूछते होंगे कि वो लोग क्या हमारे बुक लिस्ट वगैरह रेफ़र कर रहे हैं. तो काफ़ी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, वो आपको बुक लिस्ट मिल जाएंगी. तो आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो हैं हमारी लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं. दूसरी चीज़ होती है हमारी जो वैल्यू एडेड मटेरियल है. तो आप वैल्यू एडेड मटेरियल के लिए डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं. कलाम आईएएस की भी वैल्यू एडेड मटेरियल है जो मैंने रेफ़र की थी, तो आप वो भी देख सकते हैं. एथिक्स के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है, उनके पास कलेक्शंस ऑफ एग्जाम्पल्स एंड ऑल. फिर नेक्स्ट चीज़ है आप टॉपर के नोट्स भी देख सकते हैं. टॉपर के नोट्स में भी आपको काफ़ी वैल्यू एडिशन मिल जाएगा और आप वहाँ से डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ आप न्यूज़पेपर से अपने कुछ ऐसे यूनिक केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स, इन सब से भी आप अपना बना सकते हैं नोट्स. और स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ साथ मैं करंट अफेयर मैगजीन्स को भी यहाँ पर रखूँगी क्योंकि वो भी हमारी करंट अफेयर्स के लिए स्टैंडर्ड सोर्स हैं.
तो आपके रेफरेंस बुक्स प्लस आपके करंट अफेयर मैगजीन, आपके वैल्यू एडिशन मटेरियल्स की बुकलेट्स एंड टॉपर के नोट्स और न्यूज़पेपर। अब नाउ कमिंग टू हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर दिस एग्जाम। सो नोट्स मेरे दो तरीके से होते थे। तो जो प्री के लिए है, प्री के लिए मैंने जो रेफरेंस बुक्स थी उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, लेकिन मेंस के लिए A4 शीट पर आप हर एक टॉपिक का, जो भी सिलेबस में एक एक टॉपिक लिखा है, आप उस पर एक पेज A4 शीट का बना सकते हो। और आप उसको ऐसे बनाइए कि आप दोनों साइड स्पेस छोड़िए, जिससे फ्यूचर में अगर आपको कोई भी नया कंटेंट मिलता है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो A4 शीट पे आप नोट्स बना सकते हैं। और दूसरा, आपके कुछ नोट्स डिजिटल भी होने चाहिए। आप कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे इस स्पॉट पे रहेंगे। ना तो आपको कम्प्लीटली डिजिटल जाना है और ना ही कम्प्लीटली ऑफलाइन जाना है। डिजिटल नोट्स में आप जो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अब न्यूज़पेपर से हम कौन कौन से नोट्स बनाते हैं, जैसे कोई केस स्टडी आई है, जैसे जब मेरे टाइम पे एक केस स्टडी आई थी रामपुर की, राजस्थान में एक गांव है, वहाँ पे जो दलित वुमेन सरपंच थी उनको 15 अगस्त पे फ्लैग होस्ट नहीं करने दिया जा रहा था। तो ये केस स्टडी है जो आप एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, सोसाइटी में यूज़ कर सकते हो, कास्ट वुमेन सब जगह आपकी ये केस स्टडी यूज़ हो सकती है। तो अब ऐसे ऐसे कलेक्शन आपको न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल्स के तौर पे मिल जाएंगे। तो न्यूज़पेपर से रादर देन कि आप करंट अफेयर का कोई नोट्स बनाएं, आप ऐसी जो वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं इधर उधर, और वो आपको एज देती है, तो वो आप चीज़ें नोट कर सकते हैं। दूसरा, आप न्यूज़पेपर से ही आपके अगर कोई की टर्म्स न्यूज़पेपर में आ रही है, जैसे विकसित भारत, न्यू इंडिया, इंडिया 2047, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो न्यूज़पेपर में की टर्म्स आ रही है वो आप सीधा सीधा कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के। वो भी आपको एक बहुत ही अच्छा सा कंक्लूजन प्रोवाइड कर देती हैं ऐसी की टर्म्स जो आपके पास होती हैं। और साथ ही साथ आप और भी डिजिटल नोट्स में आप कमिटीज़, जो हमारी कमिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, पॉलिटी में बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं हमारी, जैसे हेल्थ में हमारी भोर कमेटी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमारी रैंकिंग क्या है डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में, और हमारे जजमेंट्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, तो आप ये सारी चीज़ें, या फिर कोटेशंस, ये एसेस के लिए यूज़ होती हैं। तो इन सब चीज़ों के आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी आपके थ्रू आउट द प्रिपरेशन। आपको नई कमिटीज़ या नई रैंकिंग कुछ आ रही है या कोई नया जजमेंट आ रहा है, और ये सब मेंस में बहुत ही अच्छा आपका वैल्यू एडिशन का काम करेगा, जो आपके मेंस के स्कोर को अच्छा बना सकता है। तो ये आपका हुआ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो A4 शीट पे आप अपना स्टैटिक जो आपका कंटेंट है, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप कैसे बनाएं, तो इसमें मैं बोलूँगी आप एक बार श्रुति शर्मा मैम के नोट्स देख सकते हैं। मैम EIR 13 2017 में मैंने मैम के नोट्स से काफ़ी कुछ सीखा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे हमें उनको एनरिच रखना है, क्योंकि जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतना ही अच्छे आपके आंसर्स होंगे। और आप पॉइंटों में ही नोट्स रखिए अपने, और जो भी जितनी भी डायमेंशंस है हमारे क्वेश्चन की, हमारे चैलेंजेस, सॉल्यूशंस और उसका बैकग्राउंड और उसके एग्जांपल्स, तो वो सब आप अपनी A4 शीट में रख सकते हैं। और जो डायनामिक चीज़ें हैं या जो आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगी, उनको आप वन नोट में या एवर नोट में, जो भी आपको ऐप यूज़फुल लगे, आप उसमें उसको काम में ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग फॉर्म्स अ वेरी क्रूशियल रोल हमारी पूरी प्रिपरेशन में। तो हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इस पे अभी बात करते हैं। अब आंसर राइटिंग आपको फर्स्ट डे से ही स्टार्ट नहीं करनी है। आप पहले अपना जो फर्स्ट फेज ऑफ 3 मंथ का जो टाइम पीरियड था, उसमें आप अपना कंटेंट बिल्डअप कीजिए। अपने आप को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज, फाउंडेशनल नॉलेज से आप अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाइए, और तब ही आप आंसर राइटिंग को स्टार्ट कीजिए। अब जब भी हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो एक तो है कि आप उसमें कंटेंट क्या लिखते हैं, और दूसरा है कि आप उसमें प्रेजेंटेशन उसके कैसे रखते हैं। अब जब कंटेंट की बात होती है, तो यूपीएससी की नोटिफिकेशंस में कुछ कुछ की टर्म्स भी लिखी हुई हैं, जो हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी की जो मार्किंग है वो किस पे बेस्ड है, तो बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपके कंटेंट में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन समझ आया है, तो आपकी जो डेप्थ है अंडरस्टैंडिंग की वो वहाँ पे दिखनी चाहिए। एंड देन
एंड देन सेकेंड थिंग इज आपका जो ओवरऑल एबिलिटी टू एनालाइज है, एनालाइज करने की जो हमारी एबिलिटी है। तो अगर हमें क्वेश्चंस में दिया है कि ये वाला कोज है किसी चीज़ का, तो क्या हम बता पा रहे हैं, क्या हम उसको एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि सच में इस चीज़ की वजह से ये कोज हो पा रहा है, तो हम कोज एंड इफेक्ट एनालिसिस कर पाते हैं कि नहीं है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के कंटेंट में ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। दूसरा है हमारा जो आंसर है उसमें ओवर इंफॉर्मेशन ना हो करके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ओवर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं करनी है, हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही अपने आंसर्स में लिखना है। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि जो हमारा ऑप्शनल की नॉलेज है वो हम जीएस सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं, जो कि हमें कई बार बैकफायर करती है। तो वो चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं। फिर दूसरा, कंटेंट में आपको मल्टी डायमेंशनल रहना है। तो मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि आपका जब कंटेंट पे आप ध्यान दें तो आप अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाएं, सभी डायमेंशंस को वो कवर करें। दूसरा, उसमें एग्जाम्पल्स हो रेलेवेंट, डेटा फैक्ट्स ये सब हो, और क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करें। तो हम इसके लिए मैं अपनी टेस्ट कॉपीज भी आपके सामने दिखाना चाहूँगी। तो so I got around 97 marks in GS3. So I think I can tell you about GS3 how to approach this paper. So अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द कोज ऑफ इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स पे ध्यान दे सकते हैं। सो कोज ऑफ इनअफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ओके, सो इफ वी सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो वी हैव फ्यू कीवर्ड्स जैसे कॉजेज ऑफ इनअफेक्टिव। सो आपको कॉजेज पे ध्यान देना है। तो आपका जैसे अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी हेडिंग बनाई है, सब हेडिंग, वो कॉजेज पे ही बनाई है। फिर इनअफेक्टिवनेस भी आपको दिखानी है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन से ही आप कीवर्ड्स ले सकते हैं। एंड देन सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव, एंड दिस इज द सेकेंड थिंग। सो आप इसमें मेजर्स को भी आपको बताना है। तो नीचे आपकी जो दूसरी सब हेडिंग होगी वो मेजर्स होगी। सो ये हम मोस्ट ऑफ द पीपल हम इतना एड्रेस कर देते हैं कि हम वो सब हेडिंग लिख देते हैं, हम मल्टीपल पॉइंट्स लिख देते हैं। लेकिन जो इसमें रिलेवेंट चीज़ है, जो मुझे एक्चुअली कलाम आईएएस में आके काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, वो ये कि हमें क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस करना है। तो जैसे कोज फॉर इनफेक्टिवनेस है, तो आपको उसमें जो कंटेंट लिखना है वो दिखाना चाहिए कि आप एनालाइज कर पा रहे हो कि ये वाले कोज की वजह से ही मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है। तो जैसे आप देखोगे कि रेपो इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ फंड, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि हम क्यों मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में दिक्कतें आ रही हैं। फिर दूसरा, हमारा सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जो है वो कंसिडर नहीं हो रहा है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। तो ये सब के सब रीजन अगर आप देखोगे तो ये एनालिटिकल स्किल आपकी दिखाते हैं कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। फिर मैंने साथ साथ में इसमें डेटा को भी काफ़ी ज़्यादा हर एक पॉइंट में कोशिश की है कि मैं डेटा को यहाँ पे दे पाऊँ। तो जैसे यहाँ पे 6% मैंने दिया है यहाँ पे डेटा। एंड देन अगर आप देखें 4% जो हमारी CRR है, तो ये वाला भी आप पॉइंट दे सकते हैं। और साथ ही साथ इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो जैसे 90% हमारी वर्कफोर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, तो ये वाला डेटा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये वाली इन सभी चीज़ों से आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आप जब भी पॉइंट लिखिए तो आप उसको सब्सटेंशिएट करें और आपके जो पॉइंट्स हो वो डाइवर्स हो। जैसे यहाँ पे मैंने इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात की, फिर यहाँ पे मैंने CRR की बात की है, फिर ऊपर मैंने जो बैंक ब्रांचेस, जो हमारा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात की है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे हम डाइवर्स एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं और डाइवर्स पॉइंट्स लिखने हैं और अपने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है। फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट है मेजर्स टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर भी जो हमारी करंट से जो हम प्री के लिए जो हम स्कीम्स याद करते हैं, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, वो आप बहुत अच्छे से इकोनॉमी के पेपर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने PM जनधन स्कीम को डाला है और इसमें 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, तो वो भी आप फैक्ट अपना डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन UPI, तो आप ये जो प्रैक्टिकल जितना आप रखेंगे इकोनॉमी के पेपर को,
उनसे रिलेटेड आप फैक्ट और एग्जाम्पल्स रखें अपने, और फिर आप अपना छोटा सा इसमें कंक्लूजन दे सकते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट यहाँ पर और 5 पॉइंट ऊपर, तो 10 पॉइंट से आप अपना आंसर इसमें कर सकते हैं। नाउ एक और मैं आपको साइंस बेस्ड क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी। तो अभी जीएस 3 में मैं एक और चीज पॉइंट करूंगी, क्योंकि इसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो आप हर एक सब्जेक्ट की डिमांड को समझते हुए अपना प्रिपरेशन करें। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस है उसमें कुछ कुछ हमें टेक्निकल की टर्म्स को यूज करना होता है, तो वो हमें जरूर से जरूर अपने क्वेश्चन में रखनी है। जैसे अभी अभी पहले एक और एग्रीकल्चर का क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूंगी आपको। So this question says कि Indian irrigation system is characterized by high level of inefficient water use. Elaborate. अब इसमें आपको ये इस्टेब्लिश करना है अपने पूरे आंसर में कि कैसे हम बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन में वाटर को। तो सबसे पहले इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया कि हम कितना वाटर यूज़ करते हैं और कंपैरेटिवली चाइना कितना वाटर यूज़ करता है। तो आप इंट्रोडक्शन से समझ सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज जो बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हैं। फिर हम डायरेक्ट सब हेडिंग्स मैंने क्वेश्चन से उठा लिए, हाई लेवल ऑफ हाई इनएफिशिएंसी इन इरिगेशन एंड नाउ स्टार्ट गिविंग द पॉइंट्स। आप इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं दिखाने के लिए कि आपकी वाटर अवेलेबिलिटी कितनी कम हो गई है। फिर इसमें आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वाटर की प्रोडक्टिविटी क्यों लो है, फ्लड इरिगेशन की हम टेक्निक यूज़ करते हैं जो इनएफिशिएंट है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप हम यूज़ करते हैं, पंजाब का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आप इसमें रेन फेड इरिगेशन जो है पुअर फार्मर्स के लिए क्यों ज़रूरी है वो, और क्यों वो उसी पर डिपेंड है, वो आप एग्जांपल दे सकते हो। और फिर हमें मेजर्स, तो हमेशा अगर क्वेश्चन आपको कोई चैलेंज बता रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन भी देना है, जिससे आपका पॉजिटिव अप्रोच दिखे और आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन के रूप में दिखें। और फिर मेजर्स में आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका ही एग्जाम्पल वहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो जैसे ड्रिप इरिगेशन या कृषि सिंचाई योजना है, या एमएसपी रेजिम को हम रिवैम्प कर रहे हैं जिससे हम राइस और वीट पर ही डिपेंड ना रहें, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। और फिर आप जब कंक्लूड करें तो आप ऐसे की टर्म्स जो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगी या करंट अफेयर बुकलेट से मिल जाएंगी, आप वहाँ से इनके जो की टर्म्स हैं उसको यूज़ करते हुए अपना पूरा आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ सो आप ये पूरी आंसर्स और भी टॉपर के आप आंसर्स को इसी तरीके से देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे क्वेश्चन की डिमांड को समझा है और कैसे उसको एड्रेस करने की कोशिश की है, और कौन से उन्होंने की टर्म्स यूज किए हैं, क्योंकि जो की टर्म्स होते हैं वो आपको कम शब्दों में आपका बहुत ही अच्छे से अपने क्वेश्चन का पूरा मीनिंग बता सकते हैं उसमें, तो वो आप कर सकते हैं। अभी एक साइंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो जीएस 3 में जो साइंस के क्वेश्चंस हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा अपने ये ध्यान रखिए कि जो की टर्म्स है साइंस की वो आप यूज़ करें। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत स्मॉल रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में कंसेप्ट इसका पूछा है, तो अगर हम इसका पूरा कंटेंट ही रेडी नहीं करेंगे तो हम आंसर जनरलाइज लिख देंगे और फिर हमारे जो स्कोर है वो भी कम आएगा। तो मैं साइंस एंड टेक के स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आपके कुछ एक तो सिलेबस के ही हमारे कीवर्ड्स हैं उन पे आपको प्रिपेयर करना है, और उसके साथ ही साथ आप ये देखिए कि हर साल जो करंट अफेयर बुकलेट्स हैं वो जो एंड में निकलती हैं, कि अगर उनमें कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल रिसेंट है, जैसे भारत स्मॉल रिएक्टर्स जो है वो एक काफ़ी करंट का टॉपिक था 2024 के लिए, तो ऐसे हर साल कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है जो साइंस एंड टेक में हो रहा है देश और दुनिया में। तो आप ऐसे टॉपिक्स पे अपना एक A4 शीट का कंटेंट प्रिपेयर करके रखें। आप इसमें फिर वहाँ से अगर आपका प्रिपेयर रहेगा तो आप बहुत ही अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे। तो ये चीज़ आप जरूर रखिए, अदरवाइज हम जनरलाइज आंसर लिख देते हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में, विच जो थोड़ा बैकफायर करता है। तो आप सबसे पहले इसमें जैसे भारत स्मॉल रिएक्टर के बारे में बात की है,
तो मैंने इसको डायरेक्ट इसका करंट अफेयर से ही लिंक करके इंट्रोडक्शन दिया है कि नई स्कीम है जो क्या बनाना चाहती है और इनका डेफिनेशन क्या है। तो मैंने डेफिनेशन और करंट अफेयर पूरा दोनों को मिक्स करके एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है। फिर यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट था, क्योंकि इसमें कंसेप्ट के बारे में पूछा है कि कंसेप्ट आप इसका बताइए, तो यहाँ पर मैं इसका कंसेप्ट के बारे में बताया है। फिर यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दे सकते हैं, साथ साथ में आप उसका एग्जाम्पल रखें कि टाइम एंड कॉस्ट किसका कंसेप्ट क्यों है, क्यों ये हमें चाहिए और क्यों हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज़ का जब भी आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें तो आप उसका व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब जो क्वेश्चंस है वो अपने नोट्स में जरूर एड्रेस रखें, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन का कोई भी डायमेंशन आए तो आप उसको एड्रेस कर पाए अच्छे से। और फिर इसके बाद इंडिया की एनर्जी चैलेंज को वो कैसे एड्रेस कर रहा है, उसमें भी आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा यूज कर सकते हैं कि वो कैसे हमारे 80% ऑफ ऑयल पे हम डिपेंड है, और अगर हम रिएक्टर्स पे जाते हैं तो वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हम नेट जीरो बाय 2070 बोलते हैं, तो ये इन्वायरमेंट का कंसेप्ट भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि आप इंटर सब्जेक्ट की नॉलेज भी अपने आंसर्स में रखेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसी को हम मल्टी डायमेंशनलिटी बोलते हैं कि आप अपने आंसर्स में अलग अलग डायमेंशन से अपने आंसर्स को लिखें। एंड देन फिर आप इसको आत्मनिर्भर इन एनर्जी करके, जो एक की टर्म है काफ़ी फेमस, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए, और जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में, मेंस की नोटिफिकेशन में जो दिया है कि यूपीएससी की मार्किंग किस बेस पे होती है, जिसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ओवरऑल आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेट है, आपकी एबिलिटी टू एनालाइज है, दूसरा कितना आप रेलेवेंट लिखते हैं अपने आंसर को। तो ये सभी चीज़ें अगर आपके आंसर्स में होंगी तो आपको उतने ज़्यादा इसमें मार्क्स मिलने की संभावनाएं हैं। तो ये आप कर सकते हैं। सो दिस वन वाज अबाउट हाउ व्हाट टू राइट इन द कंटेंट। एंड नाउ अनदर थिंग इज द प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन में मोस्टली हम इंट्रोडक्शन बॉडी का ही, इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन का फॉर्मेट यूज करते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इंट्रोडक्शन का तरीका है वो आपको क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करता हुआ दिखे। वो जितना ज़्यादा क्वेश्चन किससे रेलेवेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। नाउ कमिंग टू इवेल्युएशन। सो हम आंसर राइटिंग भी करना सीख जाते हैं। नाउ कमिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी, इवेल्युएशन। सो आप जितना ज़्यादा अपने आप को इवेल्युएट करेंगे डे टू डे, इसमें आप जितना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जितना अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब जब इवेल्युएशन करते हैं तो हम यूजुअली कैसे करते हैं, तो हम पहले प्रीलिम्स की इवेल्युएशन की बात करते हैं। जो भी हम प्रीलिम्स रिलेटेड टेस्ट देते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं कि सिर्फ अपना टेस्ट दिया और उसमें हमारे इतने करेक्ट आए हैं, इतने इनकरेक्ट आए हैं, और टोटल हमारा ये स्कोर बन रहा है, ये हम देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसकी लर्निंग्स लेनी है, तो आप उसको 3-4 स्टेप्स में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले, और ये आपको कलाम IAS में भी आराम से मिल सकता है, ये जो चीज़ें प्री ओरिएंटेड आप कैसे अपने आप को एसेस कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट थिंग है, आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जो आपका थीम है, आप कौन से सब्जेक्ट की थीम में आप आंसर्स को गलत कर रहे हो। तो अपनी जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं टेस्ट में, आप उनको डिवाइड कर सकते हैं कई कई पार्ट्स में। जैसे आपका रिवीजन इनकम्प्लीट था, या फिर आपको उस पर्टिकुलर थीम में गलत मिस्टेक हो रही है। जैसे मेरे केस में हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते थे, मेडिवल हिस्ट्री के या एंशिएंट हिस्ट्री के, वो मेरे काफ़ी गलत होते थे। तो आप जब उस थीम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उस थीम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, फिर आप रिवीजन पे अगर कोई कमी है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी मिस्टेक हो रही है कि आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ दे रहे हैं, या फिर आप आंसर का बुकलेट में OMR शीट गलत भर दे रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ें हैं आप सब कुछ नोट करके रखें और कोशिश करें कि फिर वो नेक्स्ट टेस्ट में आप रिपीट ना करें। तो इस तरीके से अगर आप इवेल्युएट करेंगे कि मैं जो भी टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसमें जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैं किस सब्जेक्ट में मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, फिर उस सब्जेक्ट में भी कौन से थीम में मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं,
एंड दूसरा एंड सेकंड थिंग इज कि हम जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं, हमारी रिवीजन में कमी है या हमारा कंटेंट इनसफिशिएंट है, हमारे पास वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं थी। या और दूसरी चीज़ है, आप PYQs को बहुत ज़्यादा रेफर करें। और PYQs जब हम बोलते हैं तो सिर्फ यूपीएससी के सिर्फ सिविल सर्विसेज के PYQs ना करके आप जो और बाकी एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे CAPF है या CDS है, आप इनके भी अगर प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे तो काफ़ी हद तक रिपीटिशन मिल जाता है। तो आप इन सभी के जो प्रीलिम्स के एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको देख सकते हैं। और ये भी आपको कलाम IAS में मिल सकता है। तो बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ये मिल जाता है। तो इसमें क्योंकि एफर्ट काफ़ी लगता है कि हमें ये भी इसके भी क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, CDS के भी करने हैं, तो ये इतना सारा ना करके जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं आपको अगर वो कहीं पे अवेलेबल हो जाए तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप ये भी एक तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि जिससे आपको डिफरेंट सोर्सेज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से मिल जाएगा। तो ये आप प्री के लिए इवैल्यूएशन पे ध्यान दें। और दूसरा मेंस की अगर मैं बात करूं, मेंस की इवैल्यूएशन में, तो मेंस की इवैल्यूएशन में जो मेरे लिए जो वर्क किया है इस बार वो था फेस टू फेस इवैल्यूएशन। तो फेस टू फेस इवैल्यूएशन का क्या हमारा बेनिफिट रहता है, जैसे हम सब लोग आंसर्स लिखते हैं, हम सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम सब वैल्यू एडिशन करते हैं, लेकिन कई बार अगर कोई थर्ड पर्सन उस क्वेश्चन उस आंसर कॉपी को चेक करे और हमें पर्सनली उसका इवैल्यूएशन करके दिखाए और बताए कि इस आंसर में आपने ये कमी की है, आप इस आंसर में ये ऐड कर सकते थे या ये नहीं कर सकते थे, रादर देन कि कोई जनरलाइज हमें एक कमेंट्री दे, हमें अगर हर एक आंसर पे कोई फेस टू फेस इवैल्यूएट करके दे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये वाली फैसिलिटी मेरे को इस वाले अटेम्प्ट में काफ़ी हेल्पफुल रही। और मैंने कलाम IAS की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो ये भी आप मतलब देख सकते हैं अगर आपको बेनिफिशियल लगी। तो फेस टू फेस इवैल्यूएशन में यही होता है कि आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, फिर एक एग्जाम में एक काफ़ी एक्सपर्ट जो है उस सब्जेक्ट के वो आपका कॉपी को इवैल्यूएट करते हैं और आपके साथ फिर डिस्कशन करते हैं उस कॉपी से उस कॉपी पर बेस्ड, और हर एक आंसर को आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आप इसमें क्या नया कर सकते थे और इसमें आपने क्या अच्छा किया वो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो एक तो चीज़ है ही कि हम टॉपर की कॉपीज देखें, हम टॉपर की कॉपीज से कंपेयर करें आंसर्स, हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ अगर हम ये वाली एक न्यू डायमेंशन भी अपन ऐड कर ले अपने आंसर्स में, अपने इवैल्यूएशन के तरीके में, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को अच्छे से अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो उसमें क्या कमी है तो वो हमें पता चल सकती है इस तरीके से। ओके, सो this all the things that I discussed here was more or less about what to read, how to evaluate yourself. But personally for me, one of the most ignored and less discussed topic is what should be your mindset. तो आपका mindset क्या होना चाहिए इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। तो यूपीएससी एक काफ़ी पॉपुलर सिग्निफिकेंट एग्जाम है। यूपीएससी का सिलेबस भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और आपको बहुत ही वेल एजुकेटेड कैंडिडेट बनाता है ये। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो भी वेल एंड गुड, और नहीं भी करते हैं तो भी आप एक इतने अच्छे एज अ पर्सन होते हैं, एज अ सिटीजन होते हैं इंडिया के, जो कि आप हर जगह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम को जब भी अप्रोच करें तो इसी तरीके से अप्रोच करें कि मैं यहाँ कुछ नया सीखने आई हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगी। और ये हमें सबको पता है कि सीट्स लिमिटेड हैं, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये मत घबराइए कि आपका होगा या नहीं होगा। आप इसमें अपना बेस्ट दीजिए, यहाँ पर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो भी आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये एग्जाम आपको इतनी मेहनत करना सिखा देता है, आपको खुद पे ट्रस्ट रखता है और आपको एज अ पर्सन काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है। तो मैं यही आप सभी से बोलना चाहूँगी कि जो अपना माइंडसेट है इस पूरी प्रिपरेशन में, वो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड रखे कि आपको ये मौका मिला है कि आप इस एग्ज़ाम को
इस एग्जाम के लिए तैयारी कर पाए, इस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया और वर्ल्ड को समझ पाए, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करती है। तो वन सिंगल एग्जाम और आपको इतनी सारी नॉलेज प्रोवाइड कर देता है। तो आपको इस माइंडसेट से रखना है अपने पूरी जर्नी में ही। और दूसरा, आप ट्रस्ट भी रखना है आपको डिवाइन पावर में। ये मैं इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि पर्सनली मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा। अगर आप किसी अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल भी हो रहे हैं तो भी आप हताश ना हो। ये बिलीव रखिए कि गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। तो आप हमेशा अपना बेस्ट दें, लेकिन अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो आप अपनी तरफ से ये मान के चलिए कि मेहनत में अगर कमी नहीं होती है तो फल इसमें नहीं, इस परीक्षा में नहीं, तो किसी न किसी रूप में आपको अवश्य मिलेगा। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी आपसे। और दूसरा एक मेरे जो काफी रेलेवेंट टॉपिक लगता है मुझे, वो है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखें इस पूरे एग्जाम में। क्योंकि हमारा जो ये पूरा एग्जाम है ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है और कई बार हमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप अपना शेड्यूल बना के रखें, अपने डेली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, ये सब बना के रखें। तो उससे आप ऑटोमेटिकली एक कंसिस्टेंटली आप पढ़ सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और दूसरा आप अपने डेली जो हॉबीज हैं उसको भी परस्यू कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेज पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, तो आपका माइंड भी ज़्यादा आपको एक्टिवली आपको सपोर्ट करेगा और आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपने डाइट पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर आप फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स इन सब का यूज़ करते हैं और बजाय कि आप कुछ ऑयली या फ्राइड समोसे एंड ऑल अगर आप खाते हैं, तो आपको कौन से डाइट के बाद ज़्यादा फोकस और ज़्यादा टेंशन आपको फील होती है। तो पर्सनली मुझे ये लगता था कि अगर हम जितना ज़्यादा फ्रेश चीज़ों को खाते हैं या हेल्दी चीज़ों को खाते हैं, उससे भी आपका काफ़ी आपकी स्टडी में वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प करता है। तो अपनी बॉडी को फिट रखें, अपने माइंड सेट को फ्री रखें, जिससे आपको जो ये मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल्स आ रही हैं ये भी आपको कम हो सकती हैं उससे। तो आप प्राणायाम, योगा, फिजिकल एक्सरसाइजेज, इन पर भी खूब ध्यान दीजिए। और दूसरा, जो डीमोटिवेशन हमें लगता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि हम डीमोटिवेट फील करते हैं, हमें लगता है शायद हमारा ये एग्जाम नहीं हो पाएगा क्लियर। तो उसके लिए आपको यही आपका मूल मंत्र रहना चाहिए कि ये सब फील करते हैं, बस अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए। और अगर आपका नहीं होता है तो आप दूसरे एग्जाम्स को परस्यू कर सकते हैं, दूसरा करियर बना सकते हैं। आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और खुश रहिए जब भी आप इस एग्जाम में दें, आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम भी है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम है, या आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो आपके आंसर्स में बिल्कुल झलकता है, स्पेशली एथिक्स के आंसर्स में। तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा अपने ग्रेटिट्यूड रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और थोड़ा हैप्पी रहे, जिससे जब भी आप आंसर्स लिखें तो लगे कि ये बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान है और ये कुछ सर्विस की जो मेंटालिटी है उससे ही आ रहा है सर्विस में। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। और इसी के साथ ही आप सभी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लगे रहिए, मेहनत करिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए, एक ऑलमाइटी पावर का भी और अपने सराउंडिंग का भी, जो आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए और अपना कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, औरों के लिए भी और अपने देश के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।